हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का सीबीएसई सैम्पल पेपर हिंदी का। ये जितने भी आपके सैम्पल पेपर हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है सेम पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर अभी तक आपने बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बच्चों, हम इस पेपर का पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका खंड ख। यहाँ पर हम जो इसका खंड क था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम कर रहे हैं खंड ख, वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसमें आपको सभी प्रश्नों की जो व्याख्या करके बताने होते हैं, यानी कि एक्सप्लेन करने होते हैं। ये सभी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक व पूरक पुस्तक से पे आधारित है। प्रश्न 11 में आपसे पूछा गया है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। 25 से 30 होते हैं बच्चों, 2 से 3 जो लाइन होती है वो इनफ होती है, अगर 4 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको 3 ही प्रश्न करने हैं और आपको एक प्रश्न की चॉइस मिल जाती है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो जो मेरे बचपन के दिन थे उस पाठ के आधार पर बताना है कि जो लेखिका है वो उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसलिए वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई, क्योंकि उसके शब्दों में ये बाबा अवश्य चाहते थे, उसके जो बाबा वो चाहते थे कि वो उर्दू फारसी सीख ले, लेकिन वह मेरे बस में नहीं था। लेखिका बोलती है क्योंकि वो मेरे बस में नहीं था, क्योंकि उस चीज़ में उसकी रुचि नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई और इन्हीं कारणों से वो लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। तो लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई बच्चों? क्योंकि उसकी उर्दू फारसी सीखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। जब भी मौलवी साहब या कोई भी उसको उर्दू या फारसी सिखाने आता तो वो चारपाई के नीचे छिप जाती या कहीं चली जाती। इन हरकतों से वो उर्दू फारसी सीख नहीं पाई। अब है आपका प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण का समझाइए। आपको प्रेमचंद्र का दृष्टिकोण समझाना है। तो जो प्रेमचंद्र जी है वो ये कहना चाहते हैं कि स्त्री कितनी भी कुटिल क्यों ना हो, कितनी भी निर्दयी क्यों ना हो, या किसी भी तरह की स्त्री हो, उसके ऊपर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसको प्रेम से सिखाना चाहिए और हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेमचंद्र जी स्त्रियों का सम्मान कहने की बात कह रहे हैं। स्त्री कैसी भी हो, कुटिल हो, निर्दयी हो, उसको हमें प्यार से समझाना चाहिए, ना कि अत्याचार से। अब है आपका प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। जो लेखक है लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए बिछड़ गया क्योंकि जो उसका घोड़ा था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और वो रास्ता भूल गया और उसको अकेले ही चलना पड़ा। तो जो इसका था ये था, लंगोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया, क्योंकि उसका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था और जिसके कारण वो अपने साथियों से बिछड़ गया। अब है आपका प्रश्न संख्या 11, किस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो ऐसी कौन सी घटना थी जिसने सालिम अली के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो ये बच्चों, ये जो घटना है ये वो घटना है जब एक बार बचपन में जो सालिम अली जी थे ना, उनकी उनकी एयर गन से एक गोरैया को घायल होकर वो गिर पड़ी। तो ये जो घटना थी ना, इस घटना ने उनकी जो जीवन की दिशा थी उसको पूरी तरह से ही परिवर्तित कर दिया था और वो तब से ही खोजबीन में जुट गए। वो गोरैया की देखभाल में लगे, गोरैया की सुरक्षा में लगे और खोजबीन में जुट गए और इसी चीज ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। इसी के साथ आपका प्रश्न 11 समाप्त हो जाता है। अब है बच्चों आपका प्रश्न 12। प्रश्न 12 में आपसे पूछे गए पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्य पाठ आपकी जो बुक होती है ना वो एक 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तरफ सारे पद्यांश होते हैं और एक तरफ सारे गद्यांश होते हैं। गद्यांश मतलब जो सारी स्टोरीज होती है, पद्यांश मतलब जिसमें सेवैया, छंद, दोहे, कविताएं, तो वो होता है आपका पद्य खंड। तो ये जो प्रश्न है वो आपके सारे पद्य खंड से। तो पहला वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कामकाजी बच्चों के साथ कार्यस्थलों पर कैसा व्यवहार किया जाता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो कामकाजी जो महिलाएं बच्चे हैं उनके साथ कार्यस्थलों पर किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है।
तो जो बच्चे जो काम पर जा रहे हैं उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, डांटा फटकारा जाता है, और उनसे अगर कोई नुकसान हो भी जाए तो दंड स्वरूप उनकी मजदूरी भी काट ली जाती है, उनको ज़रा सी गलती के लिए बहुत बेइज्जत किया जाता है। तो यानी कहने का मतलब है उन कार्यस्थलों पर उन बच्चों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है, किसी भी तरह का कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तो ये था आपका क प्रश्न। अब है आपका ख प्रश्न। ख में आपसे पूछा गया किसके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? किसके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? कैदी और कोकिला पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर जो किसका शासन पूछा है वो है बच्चों अंग्रेजी शासन। किसका शासन है वो? अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। किसके शासन की? अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेज जो शासन प्रणाली थी ना वो अंधकार की तरह काली थी। जो अंग्रेज शासन प्रणाली थी वो अंधकार की तरह काली थी। वो हमारे देशवासियों पे बहुत अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे, और हमारे देशवासियों को नीचा दिखाने के लिए में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। ये था आपका प्रश्न खा। अब है बच्चों आपका प्रश्न गा। प्रश्न गा में आपसे पूछा गया रसखान श्री कृष्ण के अन्य प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? रसखान श्री कृष्ण के अन्य प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? सेवैया के आधार पर उत्तर दीजिए। जो कवि है यानी कि जो रसखान जी है वो श्री कृष्ण से इतना प्यार करते हैं कि इतना प्यार करते हैं कि अपना पूरा जीवन उनके समीप बिताना चाहते हैं, इसलिए वे जिस रूप में भी संभव हो वो ब्रज भूमि में ही रहना चाहते हैं। चाहे वो पक्षी बन के रहे, चाहे वो पशु बन के रहे, चाहे वो पहाड़ बन के रहे, वो किसी भी रूप में बन के रहे, पर वो हमेशा कहाँ रहे? ब्रज भूमि पे रहे, श्री कृष्ण के पास रहे। तो इस तरह से रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया था। उनका वो ये कहना चाहते थे कि वो अगले जन्म में कुछ भी बने पर वो कहाँ रहे? ब्रज भूमि में ही रहे। अब है आपका प्रश्न गा। प्रश्न गा में आपसे पूछा गया है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? मेघ आए पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। देखो जब मेघ रूपी मेहमान आए तो वातावरण में कुछ बहुत तरह के परिवर्तन हुए। वो परिवर्तन कुछ इस तरह के थे, बहुत जोर जोर से आंधी चलने लगी, खिड़कियां खुलने लगी, पेड़ अपना संतुलन खो देते यानी पेड़ हिलने लगे, पेड़ झुक झुक के अपने कमर उचकाए, अपने गर्दन उचकाए ऊपर की ओर देखने लगे, पेड़ कभी झुक जाते कभी उठ जाते, नदी और तालाब के पानी में भी उथल पुथल होने लगी थी। तो क्या हो रहा था? खिड़कियां खुल गई थी, मतलब तेज तेज खुल रही थी, बंद हो रही थी, आंधी आ रही थी, पेड़ झुक रहे थे, बैठ रहे थे, अपना संतुलन खो रहे थे और अपनी कमर झुकाए गर्दन उचकाए ऊपर की ओर देख रहे थे। तो इस तरह का वातावरण बन रहा था। जो नदियां थी और जो तालाब थे उनमें उथल पुथल हो रही थी, हलचल हो रही थी, पानी तेज तेज हिल रहा था। अब है आपका प्रश्न संख्या 13। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 12 पूरा हो जाता है। पूरक पाठ्य पुस्तक के अब ये पूरक पाठ्य पुस्तक बच्चों आपकी सप्लीमेंट्री बुक है। सप्लीमेंट्री जो आपको एक रीडर बुक दी जाती है वो वाली है। इसमें आपसे पूछा गया है पाठों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं, यहाँ पर बच्चों आपको किन्हीं 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं 50 से 60 शब्दों में। आपका प्रश्न संख्या क्या में है? गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो क्या आप क्या मानते हैं? आप बच्चों जो मानते हैं आप वो लिखिएगा। तो हाँ, वो दोनों ही समान रूप से अधिकारी हैं, क्योंकि जो गोपाल प्रसाद है वो विवाह को बिजनेस मानते हैं। वो विवाह के जो मूल्य होते हैं, जो इसकी पवित्रता होती है उसको नहीं समझते, वो इसे बिजनेस समझते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो उनकी जो पुत्र वधू आए वो बिल्कुल बिल्कुल उनके इशारों पर चले। वो सौदा करने से पहले जांच पड़ताल की तसल्ली कर लेना चाहते हैं, यानी कि अगर वो कोई भी सौदा, तो उनके लिए भी जो शादी जैसा पवित्र चीज़ है वो उनके लिए सौदा है, और इसलिए वो लड़की की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ जो राम स्वरूप है वो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा पे गर्व तो करते ही हैं, परंतु वो नहीं चाहते कि वो जो उन लड़की की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं उसकी शादी के आड़े आ जाए। इसीलिए वो जब उनकी लड़की की शादी की बात पक्की हो रही होती है तो अपनी लड़की की शिक्षा को छुपा लेते हैं। तो इस तरह से जो गोपाल प्रसाद है और जो राम स्वरूप है वो दोनों अपराधी है। एक तो जो शादी को बिजनेस समझ रहा है वो, जो दूसरा अपनी बेटी पे गर्व होने की बजाय उस पर लज्जित हो रहा है, यानी कि अपनी बेटी की शिक्षा पे गर्व होने की बजाय उस पर लज्जित महसूस कर रहा है। तो ये दोनों ही अपराधी हैं। अब है प्रश्न जिसमें इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर बताइए कि मृत्यु को तरल दूत किसे कहा गया? मृत्यु का तरल दूत किसे गया? जो मृत्यु का तरल दूत है ना उसको बाढ़ को कहा गया। किसको कहा गया? बाढ़ को। जो बढ़ता हुआ जो जल है, जो बढ़ता हुआ पानी है, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया। किस लिए कहा गया? क्योंकि एक बहुत भयानक स्थिति है।
इससे जो जल है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। कितने सारे प्राणियों की इसने जान ले ली है, उजाड़ दिया है, घर उजाड़ दिए, घरों को बहा दिया है, बहुत सारे लोगों को मौत की नींद सुला दिया है और इसके कारण बहुत सारे लोगों को मरना पड़ा है। इसलिए इसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। अब है आपका प्रश्न गा, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इसमें जो मृत्यु का तरल दूत वो बाढ़ को कहा गया, जो बढ़ता हुआ पानी है उसको कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत लोग मर जाते हैं, उनके घर उजड़ जाते हैं, उनके परिवारजन वहीं बह जाते हैं और बहुत भयानक स्थिति हो जाती है, इसलिए बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया। अब है आपका प्रश्न गा, प्रश्न गा में आपसे पूछा गया है कि जो लेखिका है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर बने। हाँ, जो लेखिका की नानी थी ना, उसकी प्रत्यक्ष तौर पे तो आज़ादी की लड़ाई में कोई भागीदारी नहीं ले रही और ना ही वो उसमें प्रत्यक्ष तौर पे भाग ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली वो हमेशा सदैव लड़ाई में सम्मिलित रही। और इसका मुख्य उदाहरण भी है, उसका मुख्य उदाहरण है कि उन्होंने अपनी पुत्री की जो शादी है, कि शादी जिम्मेदार पति के मतलब अपने जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्र सेनानी मित्र को दी थी। वे अपना दामाद एक आज़ादी सिपाही को बनाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे सदैव तो वो प्रत्यक्ष रूप से तो हिस्सा नहीं बनी, पर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। उन्होंने अपनी पुत्री की शादी ना एक आज़ाद सिपाही से करवानी चाहिए, ना कि जो अंग्रेजों की चाटुकारी ना करता हो, जो अंग्रेजों की गुलामी ना करता हो, जो एक आज़ाद सोच का हो, जो भारत को आज़ाद कराना चाहता हो, जो स्वतंत्र ख्यालों का हो, जिसके अंदर स्वतंत्रता के लिए लहू दौड़ रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति से वो अपनी पुत्री की शादी कराना चाहती थी। इसी के साथ आपका जो भी था पाठ्य पुस्तक आधारित जो प्रश्न थे वो समाप्त हो जाते हैं। अब है बच्चों आपका रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में आपका प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो पहला दिया है गुरु शिष्य परंपरा, दूसरा दिया है पर्यावरण प्रदूषण और तीसरा दिया है ग्राम विज्ञान के चमत्कार। आप इसमें से कोई भी कर सकते हो जो आपको इजी लगे। आपको तकरीबन 120 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है। ये शब्द सीमा जो आपका ये वाला पेज है वो पूरा फिल हो गया। अगर आप सेकंड का हाफ ले लें तो इतना इनफ है, बहुत है। तो यहाँ पर आपको एक भूमिका बनानी होती है बच्चों। भूमिका का मतलब होता है कि आपको इसकी हेडिंग बनानी है, ठीक है। हेडिंग 4 से 5 लाइनों की हो सकती है, यानी कि जो इसका इंट्रो होता है वो 4 से 5 लाइनों का हो सकता है। फिर इसकी मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी जिसमें आप सच्चे मित्र की कसौटी, सच्चे मित्र के लाभ, सच्चे मित्र की पहचान, मित्रता दुधारी तलवार, ये सब आप मेन बॉडी में लिखेंगे। और उसके बाद होता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कि आपको इसका एक निष्कर्ष बनाना। निष्कर्ष वो होता है जो आपने अभी तक पूरी कहानी पढ़ी है ना, उसको 2-3 शब्दों में अगर इसका सम अप कर दोगे तो वही आपका उपसंहार है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब है आपका इसमें प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है कि आप रजत रजनी है। अब जब भी आपको बच्चों नाम दिया होता है ना, तो आपको वही नाम लेना होता है, क्योंकि इन नामों के ना 1 मार्किंग होती है, यानी 1 मार्क आपको नाम का मिलता है। अगर आप ये नहीं लेते ना तो कहीं ना कहीं आप पूरा फॉर्मेट सही भी लिखेंगे तब भी जो आपका 1 मार्क है ना वो उस पर कट हो जाएगा। तो आपके क्षेत्र में जगह जगह कूड़े तथा गंदगी का ढेर लगा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसकी सूचना देते हुए पर्याप्त कदम उठाने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। तो मैं आपको इसका एक फॉर्मेट नीचे दिखा देती हूँ बच्चों, ताकि आप क्या करिएगा उस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट लगाया है, आप इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको याद कर सकते हैं। तो आप किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले सेवा में श्रीमान अधिकारी जी, दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली, ये आपका फॉर्मेट हो गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कॉलोनी की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र, तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन होगा। सैल्यूटेशन का मतलब आप उन्हें ग्रीट करेंगे, जैसे महोदय, मान्यवर महोदय, कुछ इस तरह से। फिर आपका पूरा कंटेंट होगा। कंटेंट आपको शुरू कैसे करना है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके मोहल्ले लाजपत नगर, या जो आपको एड्रेस दिया आपको वो लिखना है, अपने मोहल्ले का नाम, रहने वाला या रहने वालों, यहाँ की सफाई व्यवस्था की स्थिति बहुत दयनीय मतलब खराब है। मोहल्ले में सफाई कर्मी के नहीं आने से जगह जगह कूड़े कचड़े का ढेर लग गया है। वातावरण दूषित हो रहा है। नालियों में गंदा पानी भी सड़क पर बहने लगा है। नालियों का गंदा पानी, चारों तरफ बदबू और मक्खी मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने लगी है। तो अतः आपसे निवेदन है कि मेरे मोहल्ले में जल्द से जल्द सफाई की समुचित
व्यवस्था कराई जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा भवदीय। और आपका जो भी नाम है आप वो लिखेंगे, उसके बाद आप दिनांक डालेंगे, यानी कि आपका जो भी नाम है आप वो लिखेंगे। या आपको नाम दिया होगा, जैसे आपको रजत और रजनी दिया था, यहाँ पर आप रजत और ध्यान रखिए बच्चों, जब भी आप इस तरह के पत्र लिखते हैं तो उसमें भूल कर भी आपका आज्ञाकारी शिक्षक कभी ना लिखे, क्योंकि उसका 1 मार्क कटता है। हम क्या करते हैं, फ्लो में लिख देते, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहेंगे। और यहाँ पर डेट डालेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद है बच्चों आपका, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। यहाँ पर आपको चॉइस मिली है अथवा में बच्चों अब आपको इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, आप ऊपर से वो कर सकते हैं। ये था आपका फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र, जो दूसरा है वो आपका इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर आप है संजय या संजना, अगर आप लड़की हैं तो संजना लिखेंगे और आप लड़के हैं तो संजय। योग जीवन के लिए परम आवश्यक है। जीवन में योग के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को इसे अपनाने के लिए 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। चलो मैं आपको इसका भी फॉर्मेट दिखा देती हूँ। तो ये लीजिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, एड्रेस मिसिंग है, यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रिय अनुज, अपना एड्रेस डालेंगे। प्रिय अनुज, आशा करता हूँ कि छात्रावास में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो अनुज बोलते हैं छोटे भाई को, इसलिए आपने लिखा प्रिय अनुज, या उसका जो भी नाम है वो लिखेंगे। आशा करता हूँ कि छात्रावास मतलब हॉस्टल में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे। कल मैं एक सेमिनार में भाग लेकर आया जिसका विषय था योगा और प्राणायाम, जहाँ योगा और प्राणायाम का महत्व बताया गया था। मैंने महसूस किया कि प्रमुखता से प्राणायाम का मानव जीवन, खास तौर पर छात्रों के लिए वरदान है, तो जिसके द्वारा हम खुद को स्वस्थ और एकाग्र रख सकते हैं। अपने घर से दूर रहने में सबसे बड़ा नुकसान स्वास्थ्य का ही होता है, क्योंकि हमारा जीवन और खान पान अनियमित हो जाता है, परंतु योग, प्राणायाम और व्यायाम के द्वारा हम एकाग्र और स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए भाई नियमित रूप से प्राणायाम, योग करो, साथ ही पढ़ाई भी मन लगाकर करो। माताजी और पिताजी का आशीर्वाद, तुम्हारा भाई या संजय। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पर बस आप पूरी एंडिंग करोगे तुम्हारा भाई या तुम्हारा प्यारा भाई, और अपना नाम लिख दोगे प्रिया अनुज या उसका जो भी नाम है। और यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे बच्चों, यहाँ एड्रेस मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मेट था। अब है आपका प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में आपसे बोला गया है, पहला सुख निरोगी काया नियमित व्यायाम की आदतों पर ही निर्भर है। इस विषय पर लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों, आपको एक लघु कथा लिखनी है। और नीचे आपको मैं दोनों आपको फॉर्मेट साथ में दिखाऊंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लेना, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर होते हैं बच्चों। अथवा वाले में आपको दिया गया है कि अगले महीने आपका जन्मदिन है। अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए लगभग 100 शब्दों में एक ईमेल लिखना है। तो मैं आपको साथ दोनों का फॉर्मेट एक साथ दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको एक लघु कथा का फॉर्मेट दिखाऊंगी, साथ ही साथ उसके साथ आपको एक ईमेल का फॉर्मेट दिखाऊंगी। तो चलिए बच्चों, आ जाइए नीचे। यह है आपका बच्चों लघु कथा का फॉर्मेट। तो इसमें आपको क्या करना है, लघु कथा लिखते समय आप सबसे पहला इसका भी आप प्रस्तावना बनाएंगे। जो भी प्रस्तावना है स्वस्थ रहने पर, यही आपका क्वेश्चन था, इसी के ऊपर लघु कथा है। हम सभी जानते हैं कि यदि व्यायाम नहीं होगा तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर के भार को नियंत्रित करना भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पहलू है। तो अब आप लघु कथा लिख रहे हैं, या आपने इसकी प्रस्तावना बना दी, यानी कि इसका इंट्रो बना दिया 2-3 लाइनों में। उसके बाद आप लघु कथा लिखेंगे और शुरू कर देंगे। लघु कथा बच्चों एक छोटी सी कहानी होती है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, या मैं पढ़ के सुना देती हूँ। रोहित एक संपन्न परिवार से था। उसके पिताजी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अच्छी कमाई थी। फिर रोहित उनका इकलौता पुत्र था, जिसके कारण उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला गया। तो जो लघु कथा होती है ना बच्चों, आपकी एक छोटी सी स्टोरी होती है, तो वो आपको एक स्टोरी बनानी होती है। ठीक है, बनाने के बाद आप उसको ख़त्म कर दोगे, यानी कि स्टोरी कहीं शुरू होती है, फिर उसको एक मोरल मिलता है कि रोज़ व्यायाम करना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए, और फिर उसके बाद वो संकल्प ले लेता है। उसने ट्यूशन टीचर से व्यायाम करना सीखा और नियमित रूप से व्यायाम करना आरंभ कर दिया। तो यहाँ पर एक स्टोरी शुरू होती है जो किसी समस्या से शुरू होती है, फिर उसको कोई बताता है व्यायाम करो, और व्यायाम करते हैं तो जो उसकी समस्या है वो समाप्त हो जाती है। तो लघु कथा आपको इस तरह से बनानी है, एक छोटी सी कहानी होती है। अब मैं आपको एक ईमेल दिखाती हूँ। ईमेल भी में आपका आंसर ये है कि अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण हेतु लगभग 100 शब्दों का ईमेल लिखिए। तो आप ईमेल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, और जो भेज रही है, आपने जिसको भेजा वो और कौन भेज रहा है। जैसे आप जिसको भेज रहे हो आप उसका ईमेल आईडी लिखेंगे, और आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे,
उसके बाद आवश्यकता अनुसार ये CC BC छोड़ देना। फिर है विषय, आपका विषय क्या है, यानी कि आप जिस विषय में ईमेल लिख रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, पार्टी पे आप निमंत्रण देना चाह रहे हो, अभिवादन, आप किसके लिए लिख रहे हो, जो भी आप अपने मित्र को लिख रहे हो उसका नाम लिखेंगे। फिर आप आ जाएंगे पूरा कंटेंट बॉडी पे। बॉडी में आप जो भी आपकी का बात है उसको जल्दी से लिख देंगे। मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई, करंट डेट डालना बच्चों, की तारीख को हॉल में, स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात 10 से 12 बजे तक है। समापन, यानी कि अब आप इसको क्लोज कर रहे हैं। आपको इस बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना है। अटैचमेंट ज्वाइन करें आवश्यकता अनुसार। अटैचमेंट ज्वाइन करने का मतलब बच्चों, आपको ये लाइन नहीं लिखनी है आपके लिए। अटैचमेंट का मतलब है कि अगर आप कोई कार्ड वगैरह या कुछ भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट, तो वो है, तो आपको ये नहीं लिखना अटैचमेंट ज्वाइन करें, बस इतना इनफ है। हस्ताक्षर अपने साइन करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। ईमेल, मैंने अभी आपको ईमेल बताया और आपको लघु कथा का भी फॉर्मेट बताइए। जितने भी फॉर्मेट है बच्चों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके लिए रोक देती हूँ। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, तो आपको ये याद करने के लिए बच्चों थोड़े आसान हो जाएंगे। अब आपका आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें आपसे पूछा गया है, हम दोनों प्रश्न साथ में पढ़ेंगे अथवा के। निबंध प्रतियोगिता के संदर्भ में अपने सहपाठी से बातचीत करने का 80 शब्दों का आपको एक संवाद बनाना है, यानी कि आपको एक संवाद तैयार करना है, कम्युनिकेशन। आपके विद्यालय में, अब यहाँ पर भी आपको चॉइस है, चॉइस में आपसे पूछा गया आपके विद्यालय में होने वाली खेल प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए आपको सूचना, तो यहाँ पर आपसे सूचना पूछी गई है और संवाद, तो मैं दोनों के फॉर्मेट आपको बता देती हूँ, सूचना और संवाद के। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर है आपका संवाद। संवाद लेखन के लिए क्या होता है, दो मित्रों के बीच या दो लोगों के बीच बातचीत होती है। वहां पर जो आपका था वो प्रतियोगिता पे था, तो यहाँ मुझे परीक्षा का मिला, तो आप इसका बस फॉर्मेट देख लीजिए। तो यहाँ पर दो लोगों की बातचीत है, अक्षर और विमल, दोनों ही परीक्षा से पूर्व बातें कर रहे हैं, या आप नॉर्मल बातचीत अपने दोस्त को लेकर किसी कंपटीशन के लिए कर सकते हो ना, तो वो बातचीत भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका ये इस तरह का फॉर्मेट होता है, पहले आप एक बच्चे का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप हाइफन डालेंगे, उसके बाद आप दूसरे बच्चे का नाम लिखेंगे, हाइफन डालेंगे और उसके कही गई दोबारा, इस तरह का लिखते हुए आप प्रश्न चिन्ह, ठीक है, कॉमा, इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे, यानी कि आप पंक्चुएशंस का ध्यान देंगे। पंक्चुएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संवाद में, और ये हाइफन, ये जितने भी हाइफन डाले गए इन सब का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब है आपका सूचना का फॉर्मेट। सूचना, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन, अब यहाँ पर नाटक मंचन था, ऊपर कुछ और था बच्चों, एक मैं देख के बता देती हूँ ऊपर क्या था, सेम ही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती फॉर्मेट। तो खेल प्रतियोगिता, तो यहाँ पर आप नाटक मंचन की जानकारी दे रहे हैं और वहाँ पर आप खेल प्रतियोगिता की जानकारी दे रहे हैं, तो बस हम इसी तरह से इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सूचना, सूचना के बाद आपका जो स्कूल का नाम है वो, और यहाँ लिखना खेल प्रतियोगिता का आयोजन, क्या लिखेंगे आप, खेल प्रतियोगिता का आयोजन। आप दिनांक डालेंगे, करंट डेट डालेंगे, करंट डेट मतलब जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे 2-3 दिन आगे की डेट डालें, क्योंकि आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, आप सूचित कर रहे हैं, और सूचना हमेशा पहले दी जाती है कार्यक्रम से, ठीक है, क्योंकि जो भी हुई थी उससे आप पहले नोटिस लिख रहे हैं। तो जैसे आपका 27 का कोई प्रोग्राम है तो आप 24 की डेट डालना, ठीक है। इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जो भी छात्र खेल प्रतियोगिता में खेल में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक हो, वह 3 अगस्त 2019, यानी कि डेट डाल देना, जैसे कि आप डालना 25 अगस्त 2023 को 23 तक अपना नाम दे दें, ठीक है, अपना नाम सबमिट करवा दें या जमा करवा दें। फिर उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, आपका नाम जो भी है प्यारा सा, वो अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या हैं, हेड बॉय या हेड गर्ल छात्र सचिव। तो इस तरह से आपका सूचना का फॉर्मेट था, और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर आप सही फॉर्मेट लिखते हैं ना, तो आपको जो मार्क्स है वो बेहतर मिलते हैं, बजाय कि गलत फॉर्मेट। पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें, ताकि इसी तरह की जो नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें बच्चों, प्लीज़। आपका जो एक लाइक है, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे सकता है।